नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। इस बार जो है हम लोग चर्चा करेंगे बैंकिंग और निवेश में। बैंकिंग और निवेश में चर्चा स्टार्ट करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्री ओपी बुधौलिया जी, जो कि आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। दर्शकों, ये प्रोग्राम हमारा लाइव है। इस प्रोग्राम में आप अपने प्रश्न जो है हमारे दिए गए नंबरों पर पूछ सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों से आप जो है हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। सर, चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2 दशक पहले बैंकिंग सर्विसेज कैसी थी और आज पेंडेमिक के बाद बैंकिंग सर्विसेज में क्या परिवर्तन आए, उनके बारे में जो है थोड़ा सा बताएं, जिससे हमारे दर्शक समझ सकें कि अब हमें किस तरह से अपडेट होना है। अतुल जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, क्योंकि बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है आपने चर्चा की शुरुआत से पहले, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा भूतकाल क्या था और उसी भूतकाल के आधार पर हमारा भविष्य निर्धारण होता है। आज से 2 दशक पूर्व या उससे भी अधिक कहें, हमारी बैंकिंग मैनुअल हुआ करती थी, जब सभी कार्य अपने हाथ से, कागज़ से, पेन से किए जाते थे और सब रिकॉर्ड रजिस्टर्स में मेंटेन होते थे। जी। समय के साथ धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन आया। पहले एक एक ब्रांच कंप्यूटराइज हुई, उसके बाद ब्रांचेस का आपस में इंटर कनेक्टिविटी, आपस में कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। और आपका जैसा बड़ा विशेष प्रश्न था कि पेंडेमिक के बाद क्या हुआ। पेंडेमिक के बाद बहुत ही अच्छी बात पूछी है। पेंडेमिक के बाद तो बिल्कुल ही बैंकिंग चेंज हो गई है, क्योंकि पेंडेमिक के पहले तक हम डिजिटल हमारा इतना ज़्यादा मार्केटेड नहीं हुआ था, इतना चलन में नहीं आया था। इसके पहले, पेंडेमिक के पहले हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो आज भी होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स वगैरह का उपयोग ज़्यादा था। लेकिन पेंडेमिक के पश्चात चूँकि हमें किसी भी प्रकार के संपर्क से दूर रहना था, तो डिजिटल ऑपरेशंस शुरू हुए। और डिजिटल ऑपरेशंस जो हुए हैं बैंकिंग में, वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, परिवर्तन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। डिजिटल परिवर्तन के साथ ही अगर हम देखें तो मैं जो फील करता हूं कि हमने अपने घरों में और अपने जेबों में जो नगद रखते थे, उसको भी हमने अपने व्यवस्था में ट्रांसफ़र करना सीख लिया। बिल्कुल सही। यानी अपने बैंकिंग सर्विसेज में हम उसको किसी न किसी तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बचत भी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको हम जो है अपने सुचारू प्रणाली में भी उस पैसे का यूज़ हो रहा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि कैश जो है हमारा आम लोगों के पकड़ से निकल करके बैंकिंग सिस्टम तक आया, व्यावसायिक लोगों को मिलने लगा और उसका लाभ जो है लोग लेने लगे। अब आप ये जो कैश उन लोगों से निकल करके बैंकिंग सिस्टम तक आया, तो क्या उससे जो है हमारी इकोनॉमी सिस्टम पर कोई इफेक्ट आया? मनी सर्कुलेशन जो है, ट्रांजैक्शंस इसके रिकॉर्डेड होने लगे हैं। पहले हमारा मनी सर्कुलेशन होता था कैश के द्वारा, जिसको करेंसी नोट्स कहते हैं आप। आज चूँकि डिजिटल है या नेट बैंकिंग है, आरटीजीएस हैं, जिसके भी द्वारा आप करते हैं, ये रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं। और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ ही होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि हमें अपनी गतिविधियों की सही जानकारी मिलने लगी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो सिस्टम में चेंज आया है, उसके बाद बैंक में निवेश करने के स्रोत कौन कौन से और ज़्यादा प्रभावी हुए, या लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचने लगे, या बैंक जो है ऑफर करने लगा कौन से स्रोतों को, वो जो है आम जन को बताएं आप। बिल्कुल ठीक। जैसा कि मैंने बैंक का पुराना इतिहास बताया कि पहले बैंकिंग मैनुअल होती थी, समय के साथ कंप्यूटराइजेशन हुआ। और जब कंप्यूटराइजेशन हुआ बैंकों में और टोटल कंप्यूटराइजेशन हुआ, उसके पश्चात बैंक भी डिफरेंट सेक्टर्स में चले गए। जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे कहते हैं आप इंश्योरेंस सेक्टर, जो आपके म्यूचुअल फंड या मनी मार्केट सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर। और इन तीनों सेक्टर्स में बैंक का बहुत ज़्यादा योगदान है, मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब बात आती है निवेश की। तो निवेश की जब बात करते हैं तो बैंकिंग में जो पुराने प्रोडक्ट हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, वो आज भी बरकरार हैं। लेकिन उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब मार्केट डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, इकोनॉमिक सिनेरियो परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन जो नए एवेन्यूज़ की बात करते हैं, एक जो नया प्लेटफॉर्म मिला है, वो मिला है आपके लिए एक मनी मार्केट का प्लेटफॉर्म, जिसे हम आप ब्रॉड टर्म में
म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। मैं सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी सेफ होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब दर्शकों आपने ये बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे लाइक एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, ये सब तो थे ही, उनके साथ ही साथ एडिशनल, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने हमको बताया कि एडिशनल काइंड ऑफ सर्विसेज भी बैंक जो है प्रोवाइड करने लगा है, यानी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और डीमैट अकाउंट काइंड ऑफ चीज़ें भी आपको बैंकिंग सर्विसेज में मिलने लगी हैं। अभी आपने एक बात कही कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा, उससे जो है बैंक में बचत योजनाएं जो हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो भी पैसा बैंक में रखते हैं या म्यूचुअल फंड या मनी मार्केट सेगमेंट में रखते हैं, रखने से पहले हमारे उसके 2-3 मोटिव्स होते हैं। मोटिव्स में पहला मोटिव सबसे बड़ा होता है हमारी लिक्विडिटी, कि ज़रूरत पड़ने पर हमें पैसा इंस्टेंटली मिल सके। जी जी। अगर पैसा मिलने में 2 दिन की भी देरी होती है, जैसे एक प्यासे को तुरंत पानी मिल जाए तो उसकी कीमत अलग होती है। तो ठीक उसी प्रकार से बैंकिंग में पैसा रखा जाता है। अब आपने कहा जो प्रश्न था रेट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए गए हैं जी, और बढ़ाए जाने से अवश्य ही थोड़ा सा इसमें इजाफा होगा बैंक के डिपॉजिट सेगमेंट में। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के बढ़े हैं तो करस्पॉन्डिंगली लैंडिंग रेट्स भी बढ़े हैं, जिन पे बैंक्स अग्रिम देती हैं, लोन देती हैं। और जब ये बढ़ते हैं तो ये इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डालते हैं, उसका अलग इम्पैक्ट जाता है और उसके इम्पैक्ट से मनी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है और मनी मार्केट का भी रिटर्न अपने आप में बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ये एक मोटे तौर पे कहा, मनी मार्केट की जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई, जो मांग है या उसकी जो सप्लाई होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ब्याज दर बढ़ने से ब्याज बैंकों में बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्याज दर बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है लैंडिंग रेट्स भी बढ़ेंगे। तो जिनको लोन लेना है वो लोग जो है लोन कम लेंगे और जिनको पैसे जमा करके ब्याज लेना है वो अब ज़्यादा पैसे बैंकों में आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं अब बैंकिंग सेक्टर में आपने बताया कि और भी अलग अलग निवेश के माध्यम या स्रोत जो है अवेलेबल हैं, तो हमें कहीं भी निवेश करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए? जनरली जो है हम लोग ये नहीं समझ पाते कि निवेश तो करना है, कहाँ करना है, मतलब बचत कर लिया, निवेश भी करना है, इसलिए हमने निवेश कर दिया, लेकिन कहाँ करें ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। और साथ में कौन सी सावधानियां हम उसके साथ रखें, ये कहाँ करें और क्यों करें और उसका क्या फ़ायदा रहेगा, सावधानियां क्या हैं? पहले तो कहाँ करें, क्यों करें और उसका फ़ायदा क्या है मैं ये बता दूं। जी जी जी। पहले ही कहा था कि मोटिव्स हैं। अगर कोई व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत लंबे समय के बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, तो आप उसको म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। और वो जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो बैंकिंग रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अब सावधानियों की बात करेंगे तो बैंक में तो चूँकि आप स्वयं जाते हैं अपना डिपॉज़िट जमा करने के लिए, तो जो भी आप जमा करते हैं डिपॉज़िट देने के बाद में रसीद ज़रूर प्राप्त करिए। बगैर रसीद लिए नहीं आइएगा बैंक से। और अगर बैंक कहता है कि साहब आज रसीद हम किसी कारण से नहीं दे सकते हैं, तो आप उसकी एक रसीद जरूर लेके आइए, दूसरी काउंटर फाइल जिसे कहते हैं, कि ये पैसा आपने बैंक में जमा किया। छोटी शाखाओं में तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, बड़े आराम से काम होता है, लेकिन बड़े शहरों में, बड़ी शाखाओं में जहाँ कम से कम 1000 आदमी रोज आते हैं, तो वहाँ मैनेज करना मुश्किल जाता है, लोकेट करना मुश्किल जाता है। अब अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले ये अवश्य देखें कि जो भी एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी आपके पास सदैव होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में, किस कंपनी में पैसा डाला गया है। इसके साथ ही कोशिश ये करिए कि चेक के द्वारा उस चीज़ का भुगतान करें, कि वो आप नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफ़र करने पे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेक देंगे, चेक की कॉपी रहेगी। मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे जा रहा हूँ क्योंकि डिजिटल सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी होती है वहाँ कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो बेहतर है कि चेक दीजिए, चेक से उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और आपके पास में उसका मंथली, जब भी इन्वेस्ट करते हैं, मंथली, वीकली, पीरियडिकली 3 महीने में एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते रहें, ताकि आपको मालूम रहे कि आपका पैसा इंटैक्ट है और उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो ऊपर जाना, नीचे आना,
जब एक व्यक्ति जो बैंक की सर्विसेज लेने आया है और अदर देन बैंक सर्विसेज बैंक के कर्मियों द्वारा ही जब दी जाती है, तो वहाँ पर कई बार देखा गया है, मैं सभी को नहीं कहूँगा लेकिन कई उसमें देखा गया है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती, और जो वो सर्विसेज देने वाले लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर समय के बाद उनका तबादला हो जाता है, तो वो बेचारे जो है उनसे संपर्क नहीं कर पाते, या जो चीज़ें उनसे समझी रहती हैं उसका जब एप्लीकेशन वाला टाइम आता है तो कोई और व्यक्ति खड़ा रहता है। तो ये इन समस्याओं से बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैंने पिछले प्रश्न जो बात कही थी उस पर कहा था कि रसीद जरूर लीजिए आप उस चीज़ की। अगर फिक्स डिपॉजिट बनाया, फिक्स डिपॉजिट की रसीद नहीं मिल रही है तो पैसा जमा करने की रसीद लीजिए कि ये पैसा मैंने जमा किया है और इस कारण से जमा किया है, इसकी रसीद अभी मिली नहीं। आपके पास एक वो प्रूफ रहेगा। आदमी चला भी जाएगा ट्रांसफ़र होके, लेकिन हमारी वो कहीं पे भी हाँ। चीज़ व्यवस्थित रूप से हमको प्राप्त हो जाएगी। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये तो मानव है, मानव की तरह तरह की भावनाएं होती हैं। अगर उसका मन ललचा गया तो बदमाशी कर भी सकता है। तो इसलिए बदमाशी से जैसे बचते हैं, एक्सीडेंट से जैसे बचते हैं, अपने आप को विजिलेंट रखना जरूरी है और थोड़ा सा जानकार रखना जरूरी है। और इस जानकारी के लिए जो आपने ये कार्यक्रम रखा है वाकई बहुत अच्छी बात है ये। जी। तो अपने आप को विजिलेंट रखिएगा और हर चीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन है उसका अपने पास एक रिकॉर्ड रखिएगा। रिकॉर्ड तो हम रख लेंगे, हम वहाँ से जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप भी ये चीज़ समझते हैं कि मार्केट में मूवमेंट्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीज़ें चेंज होती हैं, चेंज होने के बाद कुछ और सेक्टोरियल चर्निंग या कह लें कि मार्केट की ग्रोथ या मार्केट का फोकस जो है अलग अलग जगहों पर आता रहता है। तो उस परिवर्तन को समझने के लिए बैंक क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इस तरह की जानकारियों से अवेयर होने के लिए बैंक क्या माध्यम है? बैंक ने इस दिशा में बहुत पहले सोच रखा था, बल्कि ये कहूँ कि कंप्यूटराइजेशन के पहले भी सोच रखा था। बैंक में कुछ फोरम्स हैं। एक बैंक में कस्टमर मीट नाम की एक मीटिंग होती है जो हर फोर्टनाइट होती है। उस फोर्टनाइटली मीटिंग में कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है। अगर इनवाइट नहीं भी किया गया, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा रहता है कि इस तारीख को ये कस्टमर मीट होगी, आप अपने आप जा सकते हैं। और अगर कस्टमर मीट किसी शाखा में नहीं हो रही है तो आप अपने आप को अपडेट करने के लिए शाखा प्रबंधक से डायरेक्ट मिलिए और पूछा जाए कि हमारे इस बैंकिंग सेगमेंट में और क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं जिससे हमको फ़ायदा हो सकता है और जिस चीज़ों से हमें अपने आप में सावधानियां लेना है। ये एक चीज़ है। इसके अलावा बैंकों में विजिलेंस कमेटी की भी एक मीटिंग होती है और विजिलेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें कस्टमर्स को भी मेंबर बनाया जाता है, क्योंकि इंटरनल आदमी तो अपने ही मन की बात करेगा, बाहरी आदमी ही सही बात करेगा और कस्टमर ही सही सूचना देता है। तो विजिलेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है आप पूछ सकते हैं बैंक में जाके कि साहब क्या आपने विजिलेंस कमेटी बनाई है? अगर बनाई है तो पिछली कमेटी मैं थोड़ा 2-3 कमेटियां देखना चाहता हूँ, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई मना नहीं कर सकता आपको। क्या बात है। तो दर्शकों, आपने देखा कि अगर आपके किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ब्रांच शाखा महोदय से जाकर के, जो ब्रांच के उप शाखा महोदय होंगे उनसे जाकर के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, मीटिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगली मीटिंग कब होगी और उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छी बात। ये मैं थोड़ा बीच में बोलना चाहूँगा। हाँ, ये तो बात की हमने एक जनरल कस्टमर्स की, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के अपने ग्राहकों के बारे में बात करें, हाँ, किसान भाइयों के बारे में बात करें तो हर एक बैंक में ये रिजर्व बैंक के, नाबार्ड के दिशा निर्देश हैं, भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं और कई सालों से चले आ रहे हैं कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र की बैंक की शाखा में एक फार्मर्स क्लब, मिनिमम एक, ये एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो वो फार्मर्स क्लब में फार्मर्स आपस में आचार विचार प्रदान करते हैं खेती के बारे में, साथ ही साथ बैंकिंग सुविधाओं के बारे में और बैंकिंग सुविधाओं में अगर कमियां हैं तो उसके बारे में, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। बहुत अच्छी। तो किसान भाई भी इस बात पर जो है ध्यान दें, अगर वो किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो वो ज़रूर अपनी शाखा में जाकर के शाखा प्रबंधक से इस बारे में बात करें और उनसे जो है जानकारी प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात। अब एक समस्या आती है बैंकिंग सर्विसेज के नाम पर होने वाले फ्रॉड। आए दिन जो है हमें मैसेज मिलता है या कॉल मिलता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आने वाले हैं, आ जाएंगे, आप ये OTP नंबर शेयर करें या ये करें।
इन सब फ्रॉड के बारे में आप क्या कहेंगे, या इससे बचने के लिए क्या सावधानियां हम रखें? बहुत ही बढ़िया बात है। फ्रॉड एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम कहें तो डिसेप्शन, मतलब डिसेप्शन का हिंदी शब्द नहीं, मन की भावनाओं को बदल देना और आपसे फ़ायदा उठा लेना, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं। और ये फ्रॉड जिस वक्त से मानव जाति का जन्म हुआ है तब से ये फ्रॉड की प्रथा चली आ रही है। और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैंने याद दिलाना चाहूँगा कि राम जी की जो कथा है, उस राम जी की कथा में एक सोने का हिरण था, वो सोने का हिरण भी एक प्रकार का फ्रॉड ही था। तो ये तो देखिए सदैव रहेगा जी, बिल्कुल सही इसको कहा आप बदल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने फ्रॉड से बचने के लिए विजिलेंट रहना है। क्योंकि आज हम कंप्यूटराइजेशन में है, डिजिटल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कभी भी अपना सेल फोन किसी को भी हैंड ओवर मत करिए। अगर आपने सेल फोन हैंड ओवर किया तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कभी भी कोई अनजान लिंक आता है, उस लिंक को क्लिक मत करिए। कभी भी आप ये महसूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन समय बहुत कम है तो मैं 3-4 चीज़ें गिना देता हूँ, बता देता हूँ। कभी भी अगर आपका फ़ोन 30 सेकंड के लिए उसमें अंधेरा छाता है, मतलब डार्क होता है, बंद हो जाता है, तो आप तुरंत उस फ़ोन की कंप्लेंट करिए अपने सर्विस प्रोवाइडर को, सिम को ब्लॉक कराइए। क्योंकि 30 सेकंड में आपकी नंबर की डुप्लीकेट सिम इशू हो रही है और जितने भी OTP जनरेट होंगे उस आदमी के पास जाएंगे। ये सब जो चीज़ें, हाँ, ये सब जो चीज़ें होती है, इनको आपको हमें विजिलेंट रहना है। कभी भी कोई कॉल आते हैं हमको लुभाने वाले, डराने वाले, ये कहने वाले कि आपकी गाड़ी का चालान हो गया है, यहाँ चालान जमा कर दीजिए थाने आके, या आप इस क्लिक से जमा कर सकते हैं, तो समझ लीजिए फ्रॉड है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतना समय नहीं है कि आपको ये बोले कि हमारा चालान जमा करो। आपकी गाड़ी जब्त है, उठा ले जाएंगे, आपको चालान जमा करना पड़ेगा। बिजली वाले अगर आप बिल जमा नहीं करेंगे सीधे आके काट जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्म करने नहीं आएंगे। तो इन्फॉर्म करने नहीं आएंगे। ये हमारी बड़ी स्टैट्यूटरी वैधानिक सेवाएं हैं, तो कभी भी अभी किसी एक डर में मत पड़िए। नया प्रचलन देखा है मैंने कि विदाउट हमारे कंसर्न के एक ऑर्डर प्लेस हो जाता है। कुरियर बॉय जो है एक ऑर्डर लेकर के चला आता है और फिर उसमें जो है OTP मांगता है या कैंसिल करने के लिए बोलता है, और फिर बाद में देखते हैं कि हमारा अकाउंट खाली ये हो रहा है। इस तरह के ये हो रहे हैं कि ऑर्डर आया, उन्होंने कहा ठीक है साहब कैंसिल कर दो, उन्होंने कहा कि साहब आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, वो फ़ोन करेंगे, फिर वो बोलेंगे सर मैम कैंसिल करने के लिए या सर कैंसिल करने के लिए एक OTP आएगा, आपसे OTP पूछा जाएगा। और इसको कहा जाता है आंखों के नीचे से सुरमा निकालना। आपको पता नहीं पड़ेगा और आपके पैसे निकल। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार किसी और आपके कंसर्न से पैसे और कंसर्न से निकल गए। जी, तो दर्शकों, आप जो है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए ये जो सावधानियां हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऐसे समय पर आप तुरंत जो है कंप्लेन करें या अपने फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें, या कहीं पे जाकर के जो है पुलिस थाने में या जो हमारा विभाग है साइबर क्राइम का, वहाँ पे जाकर के इसके बारे में कंप्लेन करें और जागरूक रहें। कोई भी चीज़ होती है उसके लिए अगर आपने जागरूकता के साथ उसको टैकल किया है तो ये एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं या टाल सकते हैं, आपके साथ घटनाएं नहीं घटित होंगी। सावधानियां रखना जो है बहुत ज़रूरी है। जागरूकता सबसे पहला कदम है। बिल्कुल तो सही कहा। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप, जनरली क्या होता है कि हम बैंक के माध्यम से FD या इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड या और किसी तरह का डीमैट अकाउंट जो ऑपरेशंस हैं वो कर देना, या किसी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के माध्यम से कर देने में क्या डिफरेंस है, या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लें या बैंक के माध्यम से जाकर के सर्विस लें? देखिए, दोनों की सेवाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल हैं जो ये इस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और उनके भी ट्रांजैक्शंस पूरे रिकॉर्डेड होते हैं। और आप जो मैंने कहा पेमेंट करना और एप्लीकेशन रखना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो सब करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बैंकों के मार्फत करते हैं तो बैंक का एक प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म है। फ़र्क इतना है कि बैंक में आपने उनके नाम का चेक दिया और कहा कि सर ये पैसा आप इस म्यूचुअल फंड में डालिए, तो वो कर देंगे। और फिर बैंक का निर्णय रहता है कि वो किस म्यूचुअल फंड में, किस सेगमेंट में पैसा डालें।
आपको जो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है ये आपसे जब पूछते हैं तो ये आपसे पूछेंगे आपकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा आप कितने दिन के लिए स्पेयर रख सकते हैं। अगर आपने कहा कि साहब मेरी बेटी अभी 1 साल की है और मैं कम से कम 12 या 14 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, जब उसकी कॉलेज में पढ़ाई होगी, हायर एजुकेशन होगी, तो वो आपसे कहेंगे कि इसको म्यूचुअल फंड में डालिए। और वो बताएंगे म्यूचुअल फंड में भी कई स्कीमें होती हैं, जैसे डेट फंड होता है, इक्विटी फंड होता है, तो ये सब आप समझते हैं। तो वो आपको सलाह देंगे व्यक्तिगत रूप से कि आप इसमें ये पैसा डालिए। और आप इतनी सावधानी करिए कि जैसे ही वो करते हैं तो आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको मैसेज आएगा, मैसेज नहीं आए तो आप उनसे एक प्रिंट आउट लीजिए। उसका एक प्रिंट आउट मिलता है इन्वेस्टमेंट का, वो आपका रिकॉर्ड बन जाता है कि हाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका, और उसको आप मॉनिटर करते रहिए। बहुत अच्छी बात। अब हम जरा सा मैक्रो लेवल पर बात करेंगे कि उद्योग जगत को बढ़ावा देने में बैंकिंग सर्विसेज का क्या योगदान रहा है, या बैंकिंग सेक्टर ने किस तरह से अपना योगदान दिया है? देखिए, बैंक और निवेश, जो हमारा बैंकिंग और निवेश विषय है, ये विषय ये भी हो सकता था बैंकिंग और उद्योग, या बैंकिंग और ऋण का प्रदान करना। क्योंकि जहाँ पैसा लिया जाता है वहाँ पैसा वो संस्था देती भी है। क्योंकि कॉस्ट, जो पैसा लिया है मार्केट से, उसकी एक कीमत होती है, तो उस कीमत को उन लोगों को भुगतान करने के लिए जिनसे वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, उसके लिए हमें पैसा अर्जित करना पड़ता है, और वो ऋण के द्वारा ही अर्जित होता है। तो डेफिनेटली बैंक ने शुरू से ही, बैंक का 2 सेगमेंट पे बहुत फोकस रहा है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है सर कि कई बार ये देखा गया है कि नौ उद्यमी व्यक्ति, नो डाउट उद्योग जगत में अगर जो है ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, यानी मनी सर्कुलेशन चल रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बैंकिंग सेक्टर का है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब एक नौ उद्यमी व्यक्ति अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, वहाँ पर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट लेने में, चूँकि उसका कोई आधार नहीं है और वहीं पर उसको ज़रूरत है, तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा एक आधार सर्च करता है और उसके बाद जो है उसको लोन देने का या पैसे देने का, पैसे लेने का ये सिस्टम जो स्टार्ट होता है। आधार से तात्पर्य आपका कोलेटरल सिक्योरिटी से है, या उसका कोई प्रतिभूत नहीं है, उसके पास नहीं है, या उसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं बन पाई है, तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वहाँ पर बैंक आज की डेट में क्या कर रहा है? बैंक का एक गारंटी देने वाली संस्था है जिसे CGTMSE कहा जाता है। उस संस्था से टाई अप हुआ है, और 2 करोड़, अगर कोई भी नव उद्यमी कोई अपना डालना चाहता है और 2 करोड़ तक का उसका अगर इन्वेस्टमेंट है, उसमें 2 करोड़ तक का उसको ऋण लेना है, तो वो बैंक से बगैर किसी प्रतिभूति के, बगैर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण ले सकता है। उसके लिए जो CGTMSE, जो मैं नाम की मैंने एक संस्था बताई है, गारंटी कवर बताया है, वो गारंटी कवर बैंक को सिक्योरिटी प्रदान करती है। बस इतना है कि उस गारंटी कवर का एनुअल बेसिस पे शायद 1.5% आजकल रेट चल रहा है, उस 1.5% रेट से गारंटी कमीशन, जो गारंटी फीस है, कमीशन नहीं कहूँगा, गारंटी फीस है, वो फीस देना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। तो नवोद्यमी व्यक्ति या जो नवोद्यमी भाई हैं हमारे, वो अब जो है इस संस्था का सहारा लेकर के पैसा प्राप्त कर सकते हैं, बस बदले में उनको उनकी फीस पे करनी पड़ेगी। किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में उनको जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को, क्योंकि देखा जाए तो एग्रीकल्चर ही हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी बैकबोन है, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि हमेशा केवल और केवल बैंकिंग सुविधाएं ही प्रदान लें, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो ऋण की हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की हो, चाहे फार्मर्स क्रेडिट कार्ड की हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो गोल्ड लोन्स की हो, क्योंकि ये ऋण जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम ब्याज की दर पे रहते हैं किसान भाइयों के लिए। अगर यही हम साहूकारों से लेंगे, बहुत महंगे रहते हैं, और आज नहीं तो कल वो हमारी ज़मीन चली जाती है और हम खाली हाथ रह जाते हैं। इसके साथ ही साथ बैंक से जब भी आप ऋण लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, पूरी पारदर्शिता आपको मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। अब जमा करने वाली बात आती है, निवेश की जो इन्होंने बात की है, बचत की जो बात की है, बैंकों में फिर यहाँ पे वही कहूँगा, किसान भाइयों, क्योंकि उनका
उनकी जो इनकम है, जो उनकी आय है, वो रेगुलर इनकम नहीं होती रेगुलर है। इनकम नहीं है, प्रति माह नहीं आती है, वो सीजनल होती है। उनकी जो फसल है उसके मार्केटिंग से निर्भर करती है। तो उनको जो पैसा आता है उस पैसे को वापस वो लगाते हैं अपने खेती के व्यवसाय में। इसके अलावा जो बचता है वो अपने घर के काम में लेते हैं। उसके बाद भी जो बफर बचता है उसको वो बैंक में कुछ पैसा रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। उसके अलावा वो म्यूचुअल फंड में अगर लंबे समय के लिए चाहिए, अन्यथा एसआईपी नाम का एक और सेगमेंट है म्यूचुअल फंड में, जो लंबे समय तक अपने बच्चों की पढ़ाई है इसमें काम आ सकता है। बहुत उसमें रख अच्छी सकते बात हैं। है। तो दर्शकों, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बुदलिया साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर जो है सभी स्रोतों के बारे में जानकारी भी देता है, अवेयरनेस भी दे रहा है, और फ्रॉड से बचने के लिए भी आपको कई तरह की मीटिंग्स भी अरेंज करता है। तो मेरा अनुरोध है सभी दर्शकों से कि उन सब मीटिंग्स का, उनकी जानकारियों का लाभ उठाएं और सजग रहें, जागरूक रहें, आप जिससे कि अपने जीवन में होने वाली समस्याओं को टाल सकें। नमस्कार। फिर हम अगले सप्ताह में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।